नमो नमः मित्राणि। मैं प्रमिता शुक्ला आज आप लोगों को व्यंजन पढ़ाऊंगी। जैसा कि हम लोग पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पहले के लेक्चर में हम लोगों ने स्वर पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी थी। वर्णमाला के दो भेद हुए, वर्ण के दो भेद हुए, स्वर व्यंजन। स्वर के कई भेद हमने बताए, कई भेद प्रभेद बताए। एक मात्रा के आधार पर 3 भेद बताया, उच्चारण के स्थान पे 3 भेद बताया, नासिका के आधार पर 2 भेद बताया। इस प्रकार स्वर के पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा। आज हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन जैसा कि ये वि उपसर्ग अंज धातु में ल्युट प्रत्यय लगने से बनता है। वि उपसर्ग अंज धातु ल्युट प्रत्यय से ये व्यंजन बनता है। ठीक है, तो एक जैसा कि कहा गया है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा अन्वग भवति व्यंजनम। जो स्वयं से शोभित हो वो स्वर कहलाता है। अन्वग भवति व्यंजनम, जो पीछे होता है वो व्यंजन होता है। पीछे का मतलब अनु यानी पीछे चलने वाला, पश्चगामी, या आप ये कह सकते हैं कि जो बिना स्वर के सहयोग के नहीं बोला जा सकता है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, यानी ये अपने आप में स्वयं से सुशोभित नहीं हो सकते हैं। इनकी शोभा बढ़ाने के लिए स्वर की आवश्यकता है, जबकि स्वर जो है स्वयं में शोभित होते हैं, स्वयं में राजित होते हैं, स्वयं के राजा होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से मैं ये दिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ आपको कि ये जैसे है, ये का धन आ, तो का जो है ये हलंत का है, इसमें आ जुड़ा हुआ है और उसके बाद तब जाके एक का बन रहा है। नहीं तो अगर हलंत ये आ ना जोड़े इसमें तो बोला जाए क ख ग, लेकिन जब आ जुड़ जाता है तो हम क्या पढ़ते हैं, क ख ग। ये उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। अब व्यंजन शुद्ध रूप से लिखने के लिए आप इसकी पहचान कैसे, क्योंकि स्वर जुड़ा रहता है, तो स्वर सहित जो व्यंजन है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें स्वर जुड़े हुए हैं। वो तो उच्चारण के लिए उनको पूर्ण करने के लिए बोला जाता है, लिखा जाता है। लेकिन अगर आप अलग से शुद्ध रूप से व्यंजन लिखना चाहते हैं तो उसको हलंत के माध्यम से ही लिखा जा सकता है, और वही उसकी वो पहचान है। अगर हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब कि वो व्यंजन है, व्यंजन वाले वर्ण हैं, और अगर हलंत नहीं है तो मतलब वो स्वर युक्त व्यंजन है। ठीक, इसलिए इनको जो शुद्ध व्यंजन होते हैं उनको अर्धमात्रिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्वर उसमें जुड़ा नहीं होता है तो हम उनका पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब स्वर नहीं है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, क ख ग घ। आधे मात्रा का समय इनके उच्चारण में लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में आधे मात्रा का समय लगता है वे शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन जब इनमें स्वर जोड़ते हैं तो तब हम सही रूप से उसको पढ़ते हैं, क ख ग घ। ठीक है, तो व्यंजनम चार्धमात्रिकम, इसकी एक परिभाषा ये भी है, व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। ह्रस्व वर्णों में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ वर्णों में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत वर्णों में 3 मात्रा का समय लगता है, और व्यंजन वर्णों में आधी मात्रा का समय लगता है। इसको मैं श्लोक के माध्यम से पूर्व के लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार से परिगणित किए जाते हैं, हर प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित होते हैं। हल प्रत्याहार क्या होता है ये मैं माहेश्वर सूत्र पढ़ाने के क्रम में बताऊंगी कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं और इन प्रत्याहारों में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अभी आप इतना जानिए कि हल का दूसरा नाम व्यंजन है और व्यंजन का दूसरा नाम हल है। ठीक है, इनकी संख्या 33 मानी गई है। ठीक, और जो कि माहेश्वर सूत्रों में हैवरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। अब आप जानकारी के आधार पर इतना जानते रहिए कि ये हैवरट के हा से लेकर के और हल के ला तक सारे व्यंजन वर्ण होते हैं। ये 10 सूत्रों में परिगणित हैं, 10 सूत्रों में। ठीक, तो ये हो गया। अब व्यंजन के प्रकार हम लोग देखते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार हैं। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार हैं जो माहेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। अब चूंकि
ये पाणिनि मुनि ने जो माहेश्वर सूत्र बनाए हैं, भगवान शिव के डमरू से जो 14 सूत्र निकले, उन्हीं से पूरे व्याकरण की रचना उन्होंने की है। तो उन सूत्रों के आधार पर जिन वर्णमाला की रचना पाणिनि मुनि ने की है, उसमें केवल 3 प्रकार के व्यंजन गिनाए गए हैं। चौथा ये जो आपका संयुक्त व्यंजन है, ये व्यवहार के क्रम में जो वर्ण बोले गए हैं उसके आधार पर ही बनाया गया है। मूलतः 3 ही व्यंजन है। ठीक, तो जिसमें पहला व्यंजन आता है आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श जैसा कि शब्द से ही ये स्पष्ट होता है कि स्पर्श मतलब टच करना, स्पर्श करना। अब जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न अवयवों, विभिन्न भागों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। लघु सिद्धांत कौमुदी में उक्त है कादयो मावसाना स्पर्शा। ये लाइन जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में बताई गई है। सूत्र के माध्यम से स्पर्श वर्णों के बारे में पाणिनि मुनि ने बताया है कि कादयो मावसाना स्पर्श, का से मा तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब का से मा तक बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही व्यवहारिक। आप बोल कर देख लीजिए, का से मा तक लगातार बोलिए, लगातार जिह्वा कहीं न कहीं किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रही है। और उन स्पर्श करने के क्रम में पाणिनि मुनि ने इनको अलग अलग भागों से में विभाजित कर दिया। जैसे जिन जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से हो रहा है, इनको क वर्ग में रख दिया, क, ख, ग, घ, अंगा। जिन वर्णों का उच्चारण तालु स्थान से हो रहा है, उनको उन्होंने च वर्ग में रख दिया, च, छ, ज, झ, इया। जिन वर्णों का उच्चारण ट वर्ग से हो रहा है, उनको इन्होंने जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो रहा है, उनको उन्होंने ट वर्ग में रख दिया, ट, ठ, ड, ढ, अणा। जिन वर्णों का उच्चारण दंत से हो रहा है, उनको इन्होंने त वर्ग में रख दिया, त, थ, द, ध, न। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है, उनको इन्होंने प वर्ग में रख दिया, प, फ, ब, भ, म। अब आप इसको बोल कर देख लीजिए कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, मतलब कुछ भी अपने से नहीं जोड़ा गया है, जो व्यवहारिक है, जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको मुनि ने इन उच्चारण स्थानों पे से विभाजित करके वर्ग में विभाजित कर दिया है। ठीक, अब चूंकि ये हर वर्ग में 5-5 वर्ण है, 5 वर्ग हैं और 5-5 वर्ण हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि इस प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कुल 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 ये वर्ण आते हैं। तो ये क्या हो गया? 5 वर्ग और 5 वर्ण, ये मिलाकर कितने हो गए? 25। ठीक है। अच्छा, इनका दूसरा अब 25 वर्ण। अब इनको अगर का वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इस तरह आता है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, का वर्ग मतलब का, खा, गा, च वर्ग मतलब चा, छ, जा, ट वर्ग मतलब ट, ठ। लेकिन अगर ये कु, चु, टू, तू, पू, एते, उदिता, इसको इन 5 वर्गों का दूसरा लघु नाम कु, चु, टू, तू, पू भी है। मतलब इनको संक्षिप्त करने के लिए का वर्ग कौन बोले, च वर्ग कौन बोले, ट वर्ग कौन बोले, तो पाणिनि मुनि ने इनको और संक्षेप में करने के लिए इन्होंने कु, चु, टू, तू, पू, एते, उदिता ऐसे बोल दिया कि मतलब ये जो है ये अगर कु, चु, टू, तू, पू बोला जा रहा है, मतलब कु मतलब क वर्ग, चु मतलब च वर्ग, टू मतलब ट वर्ग, तू मतलब त वर्ग, पू मतलब प वर्ग। मतलब आप ये समझ सकते हो, इस प्रकार के संक्षेपीकरण से आप इन वर्गों को समझ सकते हो। और इनको बनाने का एक अभिप्राय ये भी था कि आगे मुनि ने जहाँ सिद्धियां हुई हैं, वहां पर छोटे छोटे कई सूत्र ऐसे आए हैं जहां पर इस प्रकार के संक्षेपीकरण की आवश्यकता पड़ी। जैसे एक सूत्र है चुटु, अब मुनि ने चुटु कह दिया है, तो चुटु का अभिप्राय मतलब च वर्ग और ट वर्ग, तो ये च वर्ग ट वर्ग की जिसमें इत संज्ञक हो। इस तरह से कई जगह इस प्रकार के छोटे छोटे इसका प्रयोग किया गया है, संक्षेपों का प्रयोग किया गया है। तो ये बनाने का अभिप्राय मुनि का ये भी था कि वहां बाद में भी उसका प्रयोग होना था, इस वजह से इन्होंने इसका एक नाम ये भी कर दिया। अब आगे आइए,
अंतस्थ व्यंजन। दूसरा व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इसका सूत्र बताते हैं, यणो अंतस्था, यानी यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले यारा लावा, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हीं वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अच्छा, अब यण क्या है? जब मैं फिर कहती हूँ, जब मैं माहेश्वर सूत्र पढ़ाऊंगी तो वहां मैं यण प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है या किन किन वर्णों कहते हैं, वहां मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि अंतस्थ व्यंजन यानी यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार यानी अंतस्थ व्यंजन। और यण में क्या क्या आते हैं? यारा लावा, ठीक, यावा राला कह सकते हैं, यारा लावा भी आप कह सकते हो। यद्यपि माहेश्वर सूत्र के क्रम में यावा राला आया है, पर आप लिखने क्रम में कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी संख्या 4 है। ठीक, आइए ऊष्म व्यंजन। तीसरा भेद क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म जैसे बोलने से ही लगता, अच्छा हाँ, इनको अभी मैंने ये नहीं बताया कि अर्धस्वर कहा। अर्धस्वर क्यों कहता है? क्योंकि न ये पूर्ण रूप से स्वर होते हैं, न ये पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, ये मध्य की स्थिति में बोले जाते हैं। आप बोल के देख लीजिए, या रा ला वा, मतलब इनके उच्चारण में ना ये पूरी तरह से स्वर प्रतीत हो रहे हैं, ना ये पूरी तरह से व्यंजन प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर की संज्ञा दी गई है। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अर्धस्वर का अभिप्राय क्या है, या अर्धस्वर से आप क्या समझते हैं, या निम्नलिखित में अर्धस्वर किसकी संज्ञा है? तो अंतस्थ वर्णों की है। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जैसा कि नाम से स्पष्ट, ऊष्म मतलब इसे गर्म हवा निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म हवा निकले, गर्म वायु निकले, ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित है। इसका जैसा कि सूत्र है शल ऊष्माणा, ठीक है ना। शल प्रत्याहार क्या है, ये भी मैं आपको माहेश्वर सूत्र के क्रम में बताऊंगी। अभी आप इतना जानिए कि शल प्रत्याहार क्या है। शल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित श, श, स, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। शल प्रत्याहार मतलब ऊष्मवर्ण, ऊष्मवर्ण मतलब शल प्रत्याहार, इनका दूसरा नाम है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यद्यपि पूछे गए हैं। पिछले साल के पेपर को उठा लीजिए, टेट का पेपर देख लीजिए, या फिर आप डीएलएड का पेपर देख लीजिए, या सीटेट का देख लीजिए। हर जगह ये पूछा गया है कि शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, या ऊष्म वर्णों को किन प्रत्याहार के अंदर परिगणित किया गया है, या इनका अपर नाम भी ऐसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये जानकारी आवश्यक है। इनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है, एक चौथा व्यंजन जो माना गया है संयुक्त व्यंजन, ये व्यवहार के क्रम में आ गया। यद्यपि ये वर्णमाला में परिगणित नहीं है, ये माहेश्वर सूत्र में भी इनका नाम नहीं आता है। ये तो व्यवहार में चूंकि ये वर्ण आने लगे, इसलिए इनके लिए अलग से बना दिया गया कि ये संयुक्त व्यंजन है। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। यथा जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। अब क्ष जो है ये का, शा, 2 तो व्यंजन हो गए। अब चूंकि ये इनका उच्चारण पूर्ण करने के लिए स्वर जोड़ा गया है, व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो क, श इसमें आ जोड़ दिए, त्र अच्छा हो गया। क्ष, क्ष, क्ष से क्षत्रिय। त्र, अब इसमें देखिए तार और स्वर जोड़ दिया गया तो त्रा हो गया। नीचे देखिए ज, इया, तो ये ज्ञा हो गया, ज्ञा में आ जोड़ दिया तो ये पूर्ण रूप से ज्ञा हो गया। ठीक, ये ज्यादातर आप हिंदी में भी पढ़े होंगे कि हिंदी में भी यही वर्ण प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अयोगवा। अयोगवा जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि न योगा इति अयोगा, मतलब इन जो ये अयोगवा है ये संस्कृत वर्णमाला में 4 माने गए हैं, लेकिन ये माहेश्वर सूत्र में या संस्कृत वर्णमाला में ये परिगणित नहीं किए गए हैं। ये बाद में इनको 4 मतलब ये जोड़ा गया है, ये उसमें योग नहीं है, उसमें जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए इनको अयोग कहा गया है। ठीक है ना। तो ये 4, इनकी संख्या 4 है। ये तो बाद में लिखने के क्रम में और जैसा जैसी आवश्यकता पड़ी वैसे बना दिए गए हैं। तो ये 4 हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय। ये भी मैं आपको इसको डिटेल में मैं उच्चारण स्थान के प्रसंग में, जब मैं उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगी तो उसके प्रसंग में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना जानिए जितना आवश्यक है और जितना व्यंजन के क्रम में आपको पढ़ना है। और यकीन मानिए इसमें एक भी चीज आपको अन्यथा नहीं दी जा रही है, सभी आपके
हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। और ये केवल डीएलएड, टेट और सीटेट के लिए ही नहीं अनिवार्य है। आप टीजीटी दोगे या पीजीटी भी आप देते हैं तो हर जगह ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि देखने में तो आसान लगती हैं, लेकिन ये अगर सही से जानकारी नहीं है तो ये मिस भी हो जाती हैं, मतलब आप गलतियां भी कर जाते हो इसमें। तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है और मैंने कंप्लीट बनाने की कोशिश की है। आगे ये देखिए, ये वर्णमाला मैंने बनाया है। ये जो मैंने पूर्व के लेक्चर में पूर्व की जो कक्षाएं मैंने ली हैं, वर्णमाला और स्वर करके ये दो, इन और आज व्यंजन, ये तीनों को मिलाकर मैंने कंप्लीट एक चार्ट बना दिया, एक वर्णमाला की सारणी बना दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा बताया है, संख्या के साथ बताया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का मन होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये पूरा चार्ट टाइप का है कि वर्णमाला के 2 भेद हुए, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में टोटल जो है 46 वर्ण आते हैं, वो मैं आगे आपको माहेश्वर सूत्र में स्पष्ट कर दूंगी, अभी आप इतना जानिए। स्वर का मतलब अच प्रत्याहार, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ये परिभाषा हो गई। व्यंजन हल प्रत्याहार और अन्वक भवति व्यंजनम, इनकी संख्या 33 है। स्वर की संख्या 9 है, इनके 3 भेद है। मूल रूप से ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व जो है ये 5 है, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ 8 है और प्लुत जो है ये तो बुलाने के क्रम में प्रयोग किया था, ये वेदों में मूलतः प्रयोग होते हैं, बस इतना जानते रहिए। बाकी व्यंजन मूल रूप से 3 है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श की परिभाषा जो बताई गई, काद्योमावसाना स्पर्शा, यड़ो अंतस्था, शल उष्माणा, ये परिभाषा, ये छोटे छोटे सूत्र जो बताए गए, इसको याद रहना चाहिए, याद करना अनिवार्य, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और इसके बाद है ये अयोगवा, ये 4 हैं, ये मैंने जो अभी बताया है। उसके बाद ये स्पर्श विकास तक के 25 वर्ण हो गए। यण जो है आपके 4 हैं और शल आपके ये भी 4 हैं। इसके बाद ये, हाँ, तो आज ये व्यंजन हमारा पूर्ण होता है। और प्लीज इसको देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे। और इसी तरह अपना स्नेह और सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।